हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि क्या है, संख्या पद्धति, बोले तो नंबर सिस्टम। उसका जो है आज हम किस में आने वाले हैं, 5th लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करने की विधि। फिर अगला हम सीखेंगे दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधि। और लास्ट में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 6 से उदाहरण 10 तक को कैसे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें यह जानना है कि दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले ही रखा था कि हम ये चीज सीखेंगे कि दशमलव प्रसार से P/Q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है, देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास में 0.5। इसको आपको P/Q के रूप में डालना है। कैसे डालोगे, यहां देखो आप। यहां पे सबसे पहले हमारे पास में बोलोगे, यहां पर देखिए 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 और नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे जब हम दशमलव हटाते हैं तो ऐसे में नीचे 0 लगा देते हैं। और कितने 0 लगाते हैं, जितने दशमलव के बाद अंक है। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है जो कि है 5, तो ऐसे में मैंने नीचे 1 0 लगा दिया। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 5/10। दोनों में 5 का भाग लगाया तो ये आ जाएगा 1/2। तो ऐसे में फाइनली मैं कह सकता हूँ 0.5 जो है हमारे पास में वो किसके बराबर है, 1/2 के। तो आ गया क्या हमारे पास में दशमलव प्रसार का P/Q। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1/2 आ गया, जो कि P/Q के रूप में हो जाता है हमारे पास में। सिंपल सा काम करना है। अगला देखो हमारे पास में उदाहरण है 0.15। इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है। तो आप बोलोगे सर वापस से लिख दो। चलो लिख दिया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। फिर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे और नीचे हम जो है 0 लगा देंगे। अब 0 कितने लगाएंगे, आप बोलोगे सर दशमलव के बाद में जितने अंक है ना उतने लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद में 1 2 अंक है तो 2 0 लगा दिए। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे 15/100। अब दोनों में ही हम 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10 और पीछे एक 0 है तो हमने ऐसे का ऐसा लगा दिया। यानी कि ये आ जाएगा 3/20 और इधर हमारे पास में है 0.15। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाता है। तो हमने देखो 0.15 को P/Q के रूप में लिख दिया। तो ये सिंपल सा काम रहता है, बस ये करते जो आपका होता जाएगा। अगला उदाहरण है हमारे पास में 1.32। इसको करना है तो ये भी फिर से हम वैसे ही करेंगे। आप क्या करोगे, फिर से वो संख्या लिखिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। हर में कितने लगाएंगे, जितने दशमलव के बाद अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 132/100। दोनों में 2 का भाग लगा देते हैं तो 6 दूनी 12, 1 बचा और आगे का 2। तो फिर से आ जाएगा 6 दूनी 12, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 0 है हमारे पास में 66/50। दोनों में फिर से हम 2 का भाग लगा सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1 बचा 10 आ जाएगा तो 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 33/25। ये काम हमारे पास में रहता है। तो 1.32 का हमारे पास में ये P/Q के रूप में हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में हमारी NCERT किताब का उदाहरण 6 है। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है, अभी तक अपन यही तो कर रहे थे। हम दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिख रहे थे, तो अब वही तो करना है। तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, बस आप क्या करिए, वो संख्या को लिखिए सबसे पहले। ठीक है भाई, लिख दिया और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है हमारे पास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाइए। ठीक है, और अब हर में 0 लगाइए। कितने 0 लगाइए, जितने दशमलव के बाद में अंक है। तो दशमलव के बाद में कितने अंक है हमारे पास में, आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो ऐसे में हमारे पास में कितने 0 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 1 4 2 6 7 8 और नीचे आ जाएगा 1 और कितने 0 6। आ गया हमारे पास में ये P/Q के रूप में। सर इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अरे वो आप कर लेना भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर।
हाँ, दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अरे कर लिया यार, आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं थी, फालतू ही अपन ने देखा, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल हमने सारी बातें यहाँ पे कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में उदाहरण 7 थोड़ा अलग होने वाला है, और ये जो अलग होने वाला है इनको हम कैसे करेंगे तो चलिए सिखाता हूं आपको। पहले देखो क्या लिखा है, दिखाइए कि 0.3333 चलता ही जा रहा है, यानी कि ये कैसा है, अशांत है और आवर्ती है, बराबर 0.3 दंड। तो मैंने आपको ये स्मार्ट तरीका भी सिखाया था, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर दंड लगा दिया, तो 3 यहाँ पे बार बार आ रहा था उसके ऊपर दंड लगा दिया। दिखाइए कि 0.3 दंड को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। सर कैसे होगा, ये अजीब सा है। तो घबराना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ में। बस यहां पे क्या करिए, आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है ना, तो चलो आइडिया लगाते हैं हम। सबसे पहले क्या करें, यहां पे आप क्या करिए, सबसे पहले एक काम करिए, x को मानिए 0.333 के बराबर। सबसे पहला काम ये, x के बराबर आप इसको मान लीजिए। ठीक है सर, मान लिया। अब ये हमारे पास में एक समीकरण हो गई है, और इस समीकरण को आप कह लीजिए कि ये हमारे पास में पहला समीकरण है। ठीक है सर, ये भी मान लिया। अब दूसरी बात हमें क्या करना है, मैं जो है इस समीकरण को 10 से गुना करने वाला हूं। अब ये सर 10 से गुना क्यों करने वाले हो हर बार, तो मैं आपको सिखाऊंगा इसको क्यों करने वाले हैं, बस आप थोड़ी देर रुकिए। तो पहली समीकरण को हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है और दोनों साइड करना है। तो मैं ये लिख देता हूं, पहली समीकरण उसको हमने गुना करा 10 से और दोनों साइड करना है। तो चलो करते हैं। x को हमने 10 से गुना करा, तो ऐसे में हमारे पास में आ जाएगा 10x, और इधर हमने 10 से गुणा करा, तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है एक पोजीशन आगे खिसक जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 दशमलव, देखो दशमलव यहां आ गया, 3 दशमलव आगे क्या हमारे पास में 3 3 3 3 3 चलता ही जाएगा। ये बात हमारे पास में रहती। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आई। इसको आप मान लीजिए दूसरी समीकरण। अरे सर क्या कर रहे हो, समीकरण ही समीकरण मान रहे हो। अरे ये जो समीकरण की संख्या लिख रहा हूं ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए एक स्मार्ट तरीका है चीजों को समझने का और लिखने का और दिखाने का। अब आप यहां पे क्या करिए, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा दीजिए। फिर से दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा दीजिए। कैसे सर, देखो दूसरी समीकरण क्या है, ये 10x किसके बराबर था, 3.333 और आगे चलता ही जा रहा है। और पहली समीकरण क्या हमारे पास में, x बराबर 0.333 और ये आगे चलता ही जा रहा है। उसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये लीजिए, दोनों के आगे मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया। ठीक है सर, यहां तक की तो बात समझ में आई। अब मैंने आपको बोला घटा दीजिए, तो वही करिए। 10x में से 1x गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, 10 में से 1 गया 9, तो 9x इक्वल के साइन के नीचे हमारे पास में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या को इस संख्या में ये घटाना है, तो कैसे करेंगे, तो आप यहां पे देखिए कि दोनों के ही दशमलव प्रसार में 3 3 3 3 3 3 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और यहां पे भी 3 3 3 3 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ का देख लेते, बाकियों के साथ भी वही होना है। कैसे, देखो 3 में से 3 को घटाया 0 बचेगा, 3 में से 3 को घटाया 0 बचेगा, 3 में से 3 को घटाया 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 0 को घटाया तो हमारे पास में 3 बचेगा, और ये आ गया 3.000, मतलब कि 3 ही है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3.00 को 3 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 जो है गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इनमें दोनों में हम 3 का भाग देंगे, तो ऐसे में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/3। इसका मतलब ये कि हम फाइनली यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x जो है, यहां से मैं कह रहा हूं x जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के। और शुरू में हमने x किसको माना था, 0.3333 को, ये हमारे पास में 1/3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैंने 10 से क्यों गुना करा। आप ये समझिए कि 10 से कैलकुलेशन करना जो है बहुत इजी हो जाता है। पहली बात तो ये
किसी दूसरी संख्या से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करेगा। 10 से गुना और भाग करना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने 10 से कर लिया। पहली बात तो ये। आगे कभी हमें 10 से गुना करने की जरूरत होगी, कभी हमें 100 से गुना करने की जरूरत होगी, और कभी जो है हमें 1000 से गुना करने की जरूरत होगी। अब ये जरूरत कैसे पता लगेगी, जैसे जैसे मैं आपको आगे उदाहरण समझाऊंगा वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा, ये बात है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास में ये समीकरण आ रहे हैं, उसमें आप हमेशा कोशिश करिए कि दशमलव के बाद जो हमारे पास में अंक हैं उनका जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पे जब मैंने पहली समीकरण को 10 से गुना करा तो यहां पे दशमलव के बाद में आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 3 3 3 3 3 3। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आप गुना करें तो हमेशा दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं उनका पैटर्न सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए, ताकि जब आप यहाँ माइनस करने पहुंचोगे तो वो घट सके। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम अगला उदाहरण पे आते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास में, दिखाइए कि 1.272727, हम देख रहे हैं कि 2727 बार बार आ रहा है, तो 27 के ऊपर दंड लगा देंगे, बराबर 1.27 दंड को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, हमें ये मानना रहेगा जो भी संख्या दी हुई होती है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं, आप कहते हो तो x के बराबर हम 1.2727 और 27 और ये चीज चलती जाएगी, और ये हमारे पास में क्या हो जाती है, पहली समीकरण हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, अब हम क्या करें, आगे क्या करें, हम इसको 10 से गुना कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूं, पहली समीकरण को 10 से गुना करके देखता हूं एक बार क्या होता है। तो जब उल्टे हाथ की तरफ करा तो आ जाएगा हमारे पास में 10x, और सीधे हाथ की तरफ करेंगे तो दशमलव जो है एक पोजीशन आगे खिसक जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 12.7272, ये हमारे पास में कहानी चलती जाएगी। आप बोलोगे सर यहाँ गड़बड़ नहीं हो गई क्या, अभी अभी आपने कुछ सेकंड्स पहले हमें बताया था कि जब भी हम गुना करें तो दशमलव के बाद जो है हमारे पास में जो अंक बार बार आ रहे हैं उनका पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 272727 आ रहा था, यहाँ पे 727272 आ रहा है, सर गड़बड़ नहीं है क्या, बिल्कुल गड़बड़ है, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये गड़बड़ कैसी है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूं, तो समीकरण 2 में अगर पहली को घटाऊंगा तो देखो क्या होगा, आप लिखोगे 10x बराबर 12.7272 और ये चलता ही जा रहा है, और पहली समीकरण हमारे पास में x बराबर 1.272727 और ये चलता जा रहा है। दोनों को हमने घटाया, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 2 में से 7 को घटाएंगे, आप बोलो सर यहाँ पे 0 तो नहीं आने वाला, 7 में से 2 को घटाएंगे, आगे ये चीज चलती जाएगी। तो आप ये बताइए क्या दशमलव के बाद में 0 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे में ये हमारे कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब सर ये आपने फालतू करा, नहीं मैंने बिल्कुल फालतू नहीं करा, मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए करी है, ये गलती जानबूझ के दिखाई है जो बच्चे करते हैं ताकि आप ये ना करें। ठीक है सर, तो अब हम आगे क्या करें, आगे मैंने आपको बोला था कि जब हमारा ये काम नहीं होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जरूरी थोड़ा ना हर बार हम 10 से गुना करें, 100 से भी तो करके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली जो समीकरण है उसको हम एक बार 100 से गुना करके देखते हैं। तो चलिए करते हैं। तो पहली समीकरण को मैंने 100 से गुना करके देखा क्या होता है। तो जब 100 से गुना करूंगा तो उल्टे हाथ की तरफ 100 से गुना करा तो वह आ जाएगा मेरे पास में 100x, और सीधे हाथ की तरफ करूंगा तो दशमलव जो है वो 2 पोजीशन आगे खिसक जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 127 दशमलव, यहाँ क्या दशमलव, अब आ जाएगा हमारे पास में आगे क्या 272727 और ये चीज चलती जाएगी चलती जाएगी। इस बार देखना 100 से गुना करने पे 272727 का पैटर्न बन रहा है, आप बोले सर बन रहा है, और हमने जो x माना था उसमें भी ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 3। अब क्या करिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटा दीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप बोलोगे सर 100x बराबर 127.2727 ये चलता ही जा रहा है, और पहली समीकरण है हमारे पास में x बराबर
1.27 और 27। यहाँ पे आप दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव को रखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। तो देखो 7 में से 7 गए, 0 बचे, 2 में से 2 गया, 0 बचे, 7 में से 7 गए, 0 बचे, 2 में से 2 गया, 0 बचे, 7 में से 7 गए, 0 बचे, 2 में से 2 गया, 0 बचे, दशमलव की जगह दशमलव, 7 में से 1 गया, 6 बचे, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, इक्वल की जगह इक्वल, और 100 में से 1 x गया, तो ऐसे में आ जाएगा 99x। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 126, 99 यहाँ पे गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो ये हमारे पास में 1.2727 p/q के रूप में ऐसा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में उदाहरण 9, वो है दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.235 दंड को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पैटर्न हमारे पास में क्या बन रहा है। आप बोलोगे सर हमारे पास में जो पैटर्न बन रहा है वो है यहाँ पे 3535 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, और पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है, वो इस पैटर्न को बिगाड़ रहा है। और जैसा हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हमें 2 समीकरण चाहिए होते हैं, और उन दोनों ही समीकरण में दशमलव के बाद का जो अंकों का पैटर्न है वो सेम रहना चाहिए, ताकि हम उनको आगे सॉल्व कर सके। तो मुझे उम्मीद है आपको सबसे पहला आइडिया लगा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 समीकरण लानी है। तो चलिए लेके आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना जो हमें दिया हुआ है उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं 0.2353535 और ये चलता जा रहा है। इसको आप मानिए क्या, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 2 जो है पैटर्न को बिगाड़ रहा है। कौन सा पैटर्न, 353535 वाले को। तो 2 को हटाएंगे। तो 2 को कैसे हटाएंगे, हम समीकरण 1 को 10 से गुना कर देंगे। तो चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में करा तो आ जाएगा मेरे पास में 10x, राइट हैंड साइड में करेंगे तो 0.1 पोजीशन आगे खिसक जाएगा, तो वो आ जाएगा 2.3535 और 35 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण का नंबर लिखना क्या होता है, हमें बताना आसान हो जाता है। जैसे मैं कौन हूं, रुद्र है, आपके निखिल सर हो गए, राहुल सर हो गए, तो नाम से बताना आसान हो जाता है। उसी तरह से समीकरण की हम लिख देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ऐसे में पता लगाना आसान हो जाता है हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे ही बोलूं 2 नंबर समीकरण, आप बोलोगे ये 1 नंबर ये, इसलिए अब हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है जो कि हमारे काम आने वाली है। एक और समीकरण चाहिए होगी, वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को इस बार ट्राई करते हैं कि भाई 100 से काम हो जाएगा क्या। तो जैसे ही आप समीकरण 1 को 100 से गुना करोगे तो दशमलव जो है वो 2 पोजीशन खिसकेगा। अब जरा गौर करना, यहाँ पे दशमलव जब 2 पोजीशन खिसकेगा तो हमारे पास में कैसी संख्या आएगी, आप बोलोगे सर 23.53 और 53 का पैटर्न आ जाएगा। तो ये हमारे पास में गड़बड़ हो चुकी है। हमें ऐसी समीकरण चाहिए जिसका पैटर्न 353535 होना चाहिए दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ तो 535353 चल रहा है। ऐसे में समीकरण 1 को 100 से गुना करना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को काट देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज हम रफ में अगर कर लेते हैं तो हमें ये काटने की भी दिक्कत नहीं पड़ती है। तो मैंने आपको ये चीज करके दिखा दी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1000 से गुना करेंगे समीकरण 1 को। तो चलिए यहां मैं लिखता हूं समीकरण 1, उसको आप गुना करिए 1000 से। तो चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, 1000x। राइट हैंड साइड में करेंगे तो दशमलव जो है इस बार 3 पोजीशन आगे खिसकेगा, 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, बोलो 235.35। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, और बिल्कुल अपना काम हो रहा है। समीकरण 2 में भी दशमलव के बाद 353535 पैटर्न है, और समीकरण 3 में भी दशमलव के बाद 353535 है। आगे की हमें टेंशन नहीं है, दशमलव के बाद की चीज जो है वो सेम रखने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, तो अब 2 समीकरण हमारे पास में आ चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। तो सबसे पहले समीकरण 3 लिखता हूं, तो वो है मेरे पास में 1000x बराबर है वो किसके, 235.3535 एंड सो ऑन चलता जाएगा। वहीं समीकरण 2 है मेरे पास में 10x बराबर 2 दशमलव। अब देखिए कहीं पे भी मत लिखिए, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए एग्जैक्टली, ताकि आपको कैलकुलेशन करते टाइम जो संख्याएं दिखेंगी वो काफी आसानी से दिख जाएंगी। तो एक अच्छा लिखने का पैटर्न रखिए ताकि आप सॉल्व भी अच्छे से कर सके।
दोनों को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो चलो करते हैं। अब देखो दशमलव के बाद में सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो सीधे हम हटा देंगे। 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3, 3 का आ जाएगा 3, 2 का आ जाएगा 2, बराबर के नीचे बराबर। 1000x में से 10x गए तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 990x। x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 233 को हमने एज इट इज लिख दिया। 990 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल काम था। यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो है रफ में कर लेनी चाहिए, अगर नहीं होती ज्यादा से क्या है, काटो और आगे बढ़ो। मेन पर्पस जो है हमारा वो क्या रहता है, हमारा मेन पर्पस है कि दो समीकरण मिल जाए और उन दोनों में ही दशमलव के बाद जो पैटर्न है अंकों का वो सेम मिले, ताकि आप उनको आसानी से माइनस कर सको। और अगर नहीं कर पाते हो तो ये चीज भी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में करा के दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास में टॉपिक, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सर परिमेय संख्याएं तो ज्ञात करना आप सीखे हैं, आप एक और बॉम्ब फोड़ रहे हो हमारे ऊपर, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अरे बिल्कुल लॉटरी क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारी चीजें, और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास में 2.70 और 2.80 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो चलो करते हैं। सर कितनी करनी है तो बोला ही नहीं, अरे रुको तो सही भी पता लग जाएगा। सबसे पहले अगर किसी भी दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी तो करना क्या है, आप ये देखो, जो हमारे पास में दो नंबर है वो क्या है, 2.70 और अगला क्या है 2.80। अब आप देखिए 2.70 के बाद हमारे पास में क्या आएगा 2.71, फिर आ जाएगा 2.72, फिर आ जाएगा 2.73। ऐसे जो है हमारे पास में ये चलते जाएंगे। आखिर में हमारे पास में क्या आएगा 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79 और फिर 2.80। इन दोनों के बीच में चाहिए, है ना, ये सारी होती है। आप बोलोगे ठीक है सर ये तो मान लिया। अब इनमें से जो अच्छा लग रहा है उसको पकड़ो और उसके आगे जो मन में आए वैसी संख्या लिख दो। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, सुनो होता क्या है, अपरिमेय संख्याएं हमने पढ़ी थी कैसी होती हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, कभी खत्म नहीं होता, और अनावृत्ति होता है, यानी कि वहां पे जो अंक है वो रिपीट भी नहीं होते। तो बस उसी को फॉलो करना है। जैसे मैं 2.71 के आगे किसी का भी फोन नंबर लिख दो, जैसे मैं लिखता हूँ 94138764 एंड आगे 3 बिंदी लगा दो, तो 3 बिंदियां क्या दिखा रही है कि ये जो है अशांत है, चलता जा रहा है, और यहाँ पे किसी भी तरह के जो अंक है वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि अनावृत्ति है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है 2.70 और 2.80 के बीच में एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। आप बोलो सर इतना सही, बिल्कुल। अगला मन कर रहा है 2.72, उसके आगे आप कुछ भी लिख लो, 8 5 4 1 3 7 9 और 3 बिंदियां लगा दो। 3 बिंदियां दिखा रही हैं कि ये चलता जा रहा है, यानी कि अशांत है, और यहाँ पे अंकों का कोई पैटर्न नहीं है। रिपीट हो रहे हैं क्या अंक, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे में अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है ये, तो ये भी एक हमारे पास में अपरिमेय संख्या। सर ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने यही तो कहा था आपको, यहाँ पे मैंने दिया नहीं ना कितनी संख्या निकालो। आप बोलो सर ऐसे तो ढेरों निकाल सकते हैं, तो यही चीज तो मैं सिखाना चाहता हूँ, आप जितनी चाहे उतनी अपरिमेय संख्याएं जो है ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला एक और निकालनी है, तो 2.73, इसके आगे लिख लो कुछ भी, 1 2 3 8 5 6 4 3 9 4 2 9 4 1 एंड सो ऑन। बस ये हो गया हमारे पास में, है क्या अशांत अनावृत्ति, बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या हो जाता है 2.70 और 2.80 के बीच में। ऐसे आप जितनी चाहें उतनी निकाल सकते हैं, एक दो आप निकाल के दिखाइएगा मुझे और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक रहता है। हाँ, एग्जाम में हमें ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन तो इसे अभी समझ रहे हैं ना। अब एग्जाम में तो अपन समझ चुके होंगे, तो हमें तो क्या करना है, बस हमें पता है सर इनके बीच में यही होता है, 3 लिखी काम खत्म। और ज्यादा ही आपको फिर भी लिखने का मन होता है तो साइड में कॉपी के रफ बॉक्स बनाइए, उसके अंदर कर लिया करें, और मेन वर्क यहाँ पे कर दिया करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक का जो अगला उदाहरण है हमारे पास में वो है, एक लेवल बढ़ चुका है यहाँ पे, पर फिर भी आपको सिखाएंगे अच्छे से। देखो यहाँ पे 0.63 दंड, इसका मतलब ये ऐसा है 0.63 63 और 63 चलता जाएगा, और 0.69 दंड के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। सर इसमें कैसे करेंगे दंड वालों में, अरे सिखा रहा हूं ना। आप तो क्या करो, सबसे पहले जो दो संख्या दी हुई है उनको लिखो। ठीक है सर, आपका कहाँ मानते हैं सर, अच्छे बच्चे हैं हम, आपका कहाँ मानेंगे, और लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखो,
सिर्फ पहले 2 अंक जो है ना उन पे ध्यान दो, बाकियों को छोड़ो, ठीक है, बाकियों को छोड़ो, बस पहले 2 अंक पे ध्यान देना हमेशा। कैसा भी आपको आ जाए अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक देख लो। तो अब आप क्या देखोगे सर कि दशमलव के बाद 6-3 लिखा हुआ है, अगला जो संख्या है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6-4 हो सकता है, उसका अगला 0.65 हो जाएगा, उसका अगला सर 0.66 हो जाएगा, उसका अगला 0.67 हो जाएगा, उसका अगला 0.68 हो जाएगा, और अगला 6-9 है हमारे पास में। इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सर ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब अगला अपरिमेय संख्या हमारे पास कैसी होती है, अशांत अनावृत्ति। तो ये जो है इनको अशांत अनावृत्ति बना दो। कैसे, जो मन में आए वैसा नंबर लिखो, बस ये ध्यान रखिए वहां पे नंबर्स जो है रिपीट नहीं करने चाहिए, आवर्ती नहीं होनी चाहिए, अनावृत्ति होनी चाहिए और अशांत होनी चाहिए। 6-4 यहाँ पे लिखा 1 2 3 5 7 9 और आगे 3 बिंदियां लगा दो, हो गई अपरिमेय संख्या। एक और लिख के दिखाऊं क्या, बिल्कुल, यहाँ मैं लिखता हूँ 9 4 1 8 7 6 4 और आगे लगा दीजिए 3 बिंदियां, अशांत अनावृत्ति यानी कि अपरिमेय संख्या। ऐसे बाकी 3 वाले जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ऐसे हमारे पास में जो भी संख्याएं दे दी जाए उनके बीच में हम अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास में उदाहरण 10 हमारी एनसीईआरटी किताब का। वो क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने बोला एक ही है। सर अब तो आपने सिखा दिया, जितनी बोलो उतनी निकाल देंगे। अरे चलो कोई नहीं, होशियार बच्चे हो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो 1/7 और 2/7, तो सबसे पहले हमें इनका दशमलव प्रसार ध्यान होना चाहिए, फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो दशमलव प्रसार निकालते हैं हम 1/7 का। कैसे निकालेंगे, वही 1 में 7 का भाग देंगे। 1 जो है 7 से छोटा है, तो ऐसे में यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और दशमलव। 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए तो 3 बचा। 3 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 7 चौक हमारे पास में कितना हो जाएगा, 28, 4 बारी पे, ठीक है। 30 में से 28 गए तो बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 20। 7 दूनी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 14, 2 बारी पे। 20 में से 14 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 6। 6 जो है 7 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 0 और 7 अट्ठे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 56। 60 में से 56 गए तो बाकी बचा 4। 4 जो है उसके आगे लगा दिया हमने 0। 7 पंजे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 35। 40 में से 35 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 5। 5 के आगे हमने लगा दिया 0। 7 सत्ते हो जाएगा 49, तो यहाँ पे मैंने 7 लगा दिया। 50 में से 49 गए तो कितना बचा, 1। अब 1 जो है हमारे पास में छोटा है 7 से, तो यहाँ पे लगा दिया 10। 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा। आप देखोगे कि सर यहाँ पे भी 3 आया था, यहाँ पे भी 3 आया था, ये 1 आया है और यहाँ पे 1 था। तो ये जो है हमारे पास में वापस से जो अंक है वो रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रिपीट होने लग जाएंगे। तो ऐसे में मैं फाइनली 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या कह सकता हूँ, 0.1428557। इसके बाद तो 1428557 फिर आ जाएगा और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, दंड। ये मेरे पास में 1/7 का दशमलव प्रसार है। अब मुझे 2/7 का भी दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। सर वो कैसे करेंगे, फिर से इतना लंबा डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। हमें 1/7 का पता है, तो 2/7 का दशमलव प्रसार हम ज्यादा आसानी से निकालेंगे। कैसे, 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 गुना 1/7। ठीक है सर, लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 हो जाएगा। 1/7 का अभी हमने दशमलव प्रसार ज्ञात करा है, वो है 0.1428557। सर ऊपर दंड भी है, ठीक है, लगा दिया। आप तो क्या करिए, सिंपल यहाँ पे गुणा कर लीजिए 2 से। सर कैसे करेंगे, थोड़ा अलग तरह का दिख रहा है, दंड भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे। बाकी होता तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, तो आपके जो बाएं हाथ का खेल है पहले वो तो कर लो, दंड की अपन बाद में देखेंगे। तो हमारे पास में उस दंड को छोड़ो, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 दूनी हमारे पास में आ जाएगा 14, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 11, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 17, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 5, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। सर ये तो हमने कर लिया। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हमारे पास में दशमलव के बाद में 6 अंक होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल, और ये 0 हमने लगा लिया। तो सर 2 को जब हमने
इससे गुणा करा तो हमारे पास में आएगा 0.285714। अब सर इस दंड का क्या करें? अरे ऊपर दंड 6 अंकों पे लगा था, आप यहाँ पे भी 6 अंकों पे लगा दो, बस आपका काम हो गया। इतना ही रखना है अपन को, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन तो था 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसके बीच में और इसके बीच में ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है कि मेरे को 0.142857 इसके और 0.285714 इसके बीच में ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे मैंने अभी आपको सिखाया था। सर यहाँ पे तो आवर्ती भी तो हो रही है, बार बार ये रिपीट भी तो हो रहा है पैटर्न। अरे उसको होने दो। आप तो क्या करो, दशमलव के बाद में पहले जो 2 अंक है उनके ऊपर ध्यान दो। सर ठीक है, 0.14 है, अगला क्या हो जाएगा 0.15, अगला हो जाएगा 0.16, फिर है 0.17, अगला हो जाएगा 0.18, फिर 0.19, 0.20, 0.21 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर आएगा 0.26, 0.27 और फाइनली 0.28। यहां तक की बात समझ आ रही है ना? ठीक है, इसको अब आगे देखो। आगे हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या चाहिए। अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावृत्ति। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको जो अच्छा लगे वो एक पकड़ा। आपने बोला सर मुझे 1/6 अच्छा लग रहा है, उसके आगे मैं क्या करता हूं, कोई सा भी एक आप अंक, कोई से भी अंक लिख दीजिए, बस अनावृत्ति नहीं होनी चाहिए और अशांत होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 1, और सर मुझे मेरे पापा का फोन नंबर भी याद आ रहा है, वो भी लिख देता हूँ, जैसे 9413798776 एंड आगे 3 बिंदियां लगा दिया। वाओ, बढ़िया है ना? किसी का फोन नंबर लिखा और वो आपका आंसर हो गया, और आपकी मैडम बोलने वाली भी नहीं है कि आपका गलत हो गया, या सर आपके जो भी हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, अशांत अनावृत्ति है, आपका आंसर हो गया। एक ही ज्ञात करना था। तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए इतनी सारी चीजें लिखी हैं। आप तो क्या करिए, जैसे आपने इनके दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए, आप यहाँ पे लिखिए 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बराबर ये, बस काम खत्म। और फिर भी आपको डाउट होता है तो रफ कॉलम बनाओ, कॉपी के राइट साइड में, वहां पे जो करना है वो करो, फेयर वर्क में अच्छा करो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमें कैसे ज्ञात करना रहता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक कैसे हल करेंगे। और आपके किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं और फीडबैक होते हैं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।